सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और मेरी भी चली रही है। सो फ्रेंड्स, मेरी जो लास्ट वीडियो आई थी वो MPS 001 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे प्लस प्रीवियस ईयर डिस्कस किया था, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसकी मैं 85% की गारंटी लेती हूँ कि वो आएगा ही आएगा। और जो 50% बाकी बच गया है इसके लिए मुझे प्लीज़ कोई ब्लेम नहीं करेगा कि मैडम नहीं आया। ओके। एंड रह गया MPS 002, 3 एंड 4, तो उसको भी मैं कवर कर दूंगी, बता दूंगी, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम पास में है, इस वजह से मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही। और अब टाइम नहीं दे पा रही तो हो सकता है आपको क्वेश्चन ये हो सकता है कि आज का वीडियो क्यों डाला है, फिर टाइम नहीं है तो। टाइम नहीं है बट फिर भी ये एक आर्टिकल के ऊपर वीडियो है, क्योंकि कल न्यूज़पेपर में हिंदू में आया था एक आर्टिकल बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। सो वो मुझे आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, है ना, कि उसके पीछे रीजंस क्या है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो हमारे लिए लाभ क्रिएट कर सकती है या फिर एक डिज़ास्टर के तौर पे सामने आ सकती है। सो वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे न्यूज़पेपर था वैसे मैंने इसमें लिख दिया है, फ़र्क है वो इंग्लिश में मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है। सो सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, मैंने बस डिस्कस करने के लिए इस आर्टिकल को डाला है, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ड ऑन इंडियन पॉपुलेशन, तो आपको सबको पता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसके क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके लॉस हो सकते हैं ना। और अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हमारा देश डेवलपमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, संसाधन अवेलेबल हैं उतने या नहीं हैं, उसी के ऊपर है। तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ती जाऊँगी, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है और इजी लैंग्वेज में मैंने कन्वर्ट किया, तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। सबसे पहले देखो आप, सही नीतियों के मिश्रण से जनसांख्यिकी आपदा की तुलना में जनसांख्यिकी लाभ की अधिक संभावना है। इट मीन्स अगर नीतियों का सही समन्वय हो, सही क्रियान्वयन हो, तो जो बढ़ती जनसंख्या है भारत की वो क्या हो सकता है, वो डिजास्टर से हट करके क्या करेगी, हमारे लिए लाभ का काम करेगी। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि चल क्या रहा है, ठीक है। देखो, चीन के 2023 के मध्य सबसे अधिक आबादी वाले देश की कमान भारत को सौंपने का अनुमान है, ठीक है। क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की जनसंख्या है वो चीन की है, और जो ये कमान है ना, सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या, ये कमान अब भारत को सौंपी जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत अच्छा है। लेकिन भारत के लिए गंभीर चिंताओं की तुलना में जनसांख्यिकी लाभ की अधिक संभावनाएं हैं। देश को उपलब्ध जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, इससे लाभ लोगों को नज़र आ रहा है, वैज्ञानिकों को लाभ नज़र आ रहा है कि इससे कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा हमें, समन्वय यानी नीतियों का क्रियान्वयन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो जनसंख्या बढ़ रही है हम उसको सही वे में उस जनसंख्या का यूज़ कर सके, उस जनसंख्या से देश का विकास कर सके। ओके, आगे चलो। चीन और भारत दोनों के लिए सीमित जानकारी को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से 2021 की जनगणना के अभाव में भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि यह जनसांख्यिकी का क्रम किस तारीख को बदलेगा, ठीक है। 2021 की जो सेंसस होने वाली थी आपको पता है अभी नहीं हुई है ना। तो उसके अलावा हम ये भविष्यवाणी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी या फिर भारत की। बट वैज्ञानिकों का मानना क्या है कि भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा निकल जाएगी चाइना से 2023 जो चल रहा है, ठीक है। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट क्या बताती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 2023 के मध्य भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो जाएगी, जो चीन की 142.57 करोड़ से 2.9 करोड़ मिलियन अधिक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ना, कंपैरिजन क्या है, चीन की कितनी पॉपुलेशन है और भारत की कितनी है, हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे अधिक आबादी वाले देश होने के अवसर और लागत क्या है, कहने का मतलब क्या है, अगर भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाता है तो इसकी क्या अवसर हो सकते हैं, इस अवसर को उठाने के लिए गवर्नमेंट को क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या उसकी लागत को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये है। आगे देखो, आर्टिकल बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं डिस्कस कर रही हूँ, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि बहस का कोई नया मुद्दा नहीं है ये, ठीक है, ये चलता ही आ रहा है। जनसांख्यिकी रैंक क्रम में बदलाव पर सामान्य और निराशावादी विचार है। बदलाव यानी आप देख सकते हो उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो कुछ निराशावादी में ले रहे हैं। निराशा में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ हमारा ये होता है ना कि इन्वायरमेंट हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। आप देखो, गांधी जी ने कहा था
कि जो पर्यावरण है ना वो हमारी इच्छाओं की वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन हमारी लालच को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसी तरह से निराशावादी विचार ये है कि बढ़ती जनसंख्या भारत की क्या हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। और नेगेटिव इन द सेंस कि हमारे पास इतने संसाधन हो पाएंगे कि हम जनसंख्या की एक बेसिक नीड्स जो होती है ना लोगों की, उसको फिलफिल कर पाएगा हमारा एनवायरनमेंट, कि नहीं कर पाएगा, है ना। और आज का टाइम आप देख रहे हो डिजिटल हो रहा है दुनिया, तो इन्वायरमेंट से खेल रहे हैं। इन्वायरमेंट से खेलने का इन द सेंस कि आप देखोगे ना, नए नए पेड़ पौधों को काट करके क्या लोग फैक्ट्री बना रहे हैं ना, मॉल बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा देखोगे प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे आप एग्जांपल ले लो केदारनाथ का, है ना, उत्तराखंड का। पहाड़ों पर से पेड़ों को काट करके होटल बनाना, रास्ता बनाना, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट से खेल रहे हो आप। इसका मतलब तो सीधा यही है ना। और अभी देखो अगर हम ही हैं तो हमें क्या है, प्रकृति क्या कहती है कि इंसान को मेरे अकॉर्डिंग चलना है, मैं इंसान के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा। इन्वायरमेंट का ये कहना है, ठीक है। इन द सेंस कि अगर हम मनुष्य हैं, अगर प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो प्रकृति एक बारी को हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर प्रकृति हमारे साथ छेड़खानी करेगी तो हम उस चीज़ को डील नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो आए दिन जो आपदाएं घटित हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है। आगे देखो जनसंख्या वृद्धि, आकार और संरचना। जनसंख्या अपने आप में बोझ नहीं है, इसके बजाय यह जनसंख्या वृद्धि, आकार और इसकी संरचना की प्रकृति है, जो यह तय करती है कि जनसंख्या कब संसाधन या बोझ बन जाती है। ठीक है, नोट, ये अच्छा पॉइंट था। देखो जनसंख्या तब तक संसाधन है जब तक देश की वहाँ क्षमता अक्षुण्ण है। ठीक है, ये अच्छा सा नोट था तो मैंने लिख दिया। देखो वहन क्षमता केवल प्राकृतिक संसाधनों की प्रति व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, यह एक गतिशील अवधारणा है जो बदलती तकनीकी किसी देश के उत्पादन उपभोग प्रणालियों की दक्षता के अनुसार बदलती है। जनसंख्या वृद्धि, आकार और इसकी संरचना पर नजर डालने से यह पता चलता है कि, आगे देखते हैं, कि क्या भारत की जनसंख्या अधिक है जो वहन क्षमता को बाधित कर सकती है। 2023 में 2.0 कुल प्रजनन दर के साथ भारत पहले से ही प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता पर है, जिसका अर्थ क्या है, 2 बच्चे अपने माता पिता की जगह ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2.0 जो प्रजनन दर है, इसका अर्थ क्या लगाया गया है कि जो 2 बच्चे हैं वो अपने माता पिता की जगह ले रहे हैं। आगे देखो, यह इंगित करता है कि जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर अग्रसर है, हालांकि यह सकारात्मक वृद्धि का अनुभव करना जारी रखता है। लेकिन 2064 तक एक मंदी मोड़ में जिस बिंदु से यह नकारात्मक वृद्धि हो जाएगी, 2063 में भारत की जनसंख्या का शिखर लगभग 169.6 करोड़ होगा। ठीक है, मुझे कमेंट में बताओ कि जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, आगे देखो, हालांकि अगर हम केवल कुछ संख्या आकार को देखें जिसे अक्सर खाने के लिए मुंह की संख्या के रूप में जाना जाता है, तो यह पूरी तरह से भ्रामक है। हमें जनसंख्या की आयु संरचना को देखने की आवश्यकता है, जो हमें, देखो आगे, आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या का मतलब जो निर्भर जनसंख्या है, यानी 14 वर्ष से 65, 14 वर्ष इन द सेंस कि 1 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे बच्चे की कैटेगरी में जो आ रहे हैं वो डिपेंड है अपने फैमिली पर, और 65 वर्ष जो एक वृद्धावस्था में लोग जा रहे हैं, ये क्या है, आश्रित जनसंख्या है। ठीक है, और कार्यशील जनसंख्या देखोगे जो 15 से 64 वर्ष की जो संख्या है, ये कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है, आगे देखो, आपदा की तुलना में जनसांख्यिकी लाभांश की अधिक संभावना है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि जो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है वो एक संभावना के तौर पे हम देख सकते हैं, आपदा के तौर पे नहीं। क्यों, अब देखो 2023 में 68% कामकाजी उम्र की आबादी के साथ देश के पास अगले 35 वर्षों के लिए आर्थिक लाभांश प्राप्त करने के अवसर की एक जनसांख्यिकी खिड़की है। हालांकि अवसर की जनसांख्यिकी खिड़की की उपलब्धता अपने आप में एक आर्थिक लाभांश में नहीं बदलेगा। ओके, आगे देखो, देश को उन प्रमुख तंत्रों पर काम करने की ज़रूरत है जो जनसांख्यिकी बोनस को आर्थिक लाभांश में तब्दील कर दे। जो जनसंख्या बढ़ रही है इसको लाभ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देश को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट इन द सेंस कि गवर्नमेंट की तरह से पॉलिसीज़ बनाई जाए, नीतियाँ इम्प्लीमेंट की जाएँ, जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें हो और देश विकास की ओर अग्रसर हो सके, और जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देश पे पड़ सके और वो हमारे लिए एक वरदान साबित हो। ठीक है, आगे देखो, प्रासंगिक तंत्र में देखो 4 प्रमुख तंत्र हैं जो जनसांख्यिकी बोनस को आर्थिक लाभांश में तब्दील कर सकते हैं। यानी जो न्यूज़पेपर में भी डाला है, 4 फील्ड ऐसे हैं जो जनसांख्यिकी
सिनेरियो है उसको आर्थिक लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। कौन से? रोजगार, शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य की स्थिति और शासन। ये 4 स्तंभ इन्होंने बताए कि जिससे कि हम जनसांख्यिकी बोनस को आर्थिक लाभांश में बदल सकते हैं। ओके, आगे देखो। जनसांख्यिकी बोनस को आर्थिक लाभांश में तब्दील करने के लिए रोजगार सृजन एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यदि भारत अपनी बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी के लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा करने में सक्षम है तो जनसांख्यिकी लाभांश की प्राप्ति एक वास्तविकता बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है? भारत के पास अगर पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नौकरियां हैं, जो बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी है, अगर उसे नौकरियां दे रही है, तो ये जो जनसांख्यिकी लाभांश है ये वास्तविकता में कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट इन द सेंस कि कुछ हम चीज़ें किताबों में पढ़ते हैं उसको वास्तविकता में हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम क्या पढ़ते हैं कि किताबों में पढ़ते हैं कि माता पिता की इज्जत करो, है ना, माता पिता का सम्मान करो, बट रियलिटी में ऐसा आप देखते हो, बहुत एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ आप देखते हो कि माता पिता की रिस्पेक्ट की जा रही है, इज्जत करते हैं। ऐसा मतलब किताबों में पढ़ते हैं, रियलिटी में बहुत कम है ये चीज़। ठीक है, आए दिन आप वृद्धाश्रम में देखोगे कहीं माँ छोड़ के जा रहे हैं, कहीं पिता छोड़ के जा रहे हैं, कहीं बाहर निकाल दे रहे हैं, वट एवर रीज़न, सास है या फिर बहू है, किसी के भी थ्रू, बेटे के थ्रू निकाल दिए जाते हैं। तो ये जो सिनारियो है ना बहुत कम देखने को मिलता है। ओके, आगे देखो। शिक्षा, कौशल निर्माण, बीमारियों और अक्षमताओं को रोककर स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण चैनल है जो जनसांख्यिकी अवसर को आर्थिक लाभ में बदलते हैं। एक कुशल और स्वस्थ कार्यबल न केवल एक आर्थिक गतिविधि की बेहतर उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अत्यधिक सार्वजनिक व्यय को भी कम करता है और अधिक पूंजी में निर्माण में मदद करता है। ठीक है, आप शिक्षा देखोगे, अगर शिक्षा प्रोवाइड होती है या फिर किसी भी बच्चे को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है तो वहाँ पे उसकी स्किल्स निखर के बाहर आते हैं, है ना। अब इनसे क्या होता है, एक तो स्किल निखर के आ रही है, अगर स्किल नहीं निखरने का टाइम दोगे आप, है ना, उस प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करोगे इस चीज़ के लिए कि उसकी स्किल्स बाहर आए, और बीमारियों से वो ग्रसित है, स्वस्थ जीवन नहीं है उसका, तो ये क्या होगा, बोझ टाइप बन जाएगा। लेकिन उसी को हम शिक्षा दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ वो अपनी स्किल्स की अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाले, उसे स्वस्थ रोजगार उसके जीवन को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं एक लाभ में परिवर्तन होगा और आगे चल के यही क्या करेगा, सार्वजनिक व्यय को कम करके पूंजी निर्माण में मदद करेगा। ओके, सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। सुशासन ईमानदार नीतियों के माध्यम से परिलक्षित होता है। जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह जनसंख्या की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करता है। कमेंट में मुझे बताओ कि गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एंड होप कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा तो प्लीज़ देखना आप लोग। दृष्टिकोण में देखो, जब दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश होने की बात आती है तो अवसर और लागत सिक्के के 2 पहलू हैं। अवसर भी होनी चाहिए और लागत भी होनी चाहिए, जो बढ़ती जनसंख्या को बोझ में ना कन्वर्ट करके एक संभावना में क्रिएट कर दे। भारत की अपेक्षाकृत युवा आबादी उच्च समर्थन अनुपात प्रदान करती है, कम बीमारी, अक्षमता, देखभाल का बोझ है। जापान, चीन, अमेरिका और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं सहित कुछ देशों में जनसंख्या में गिरावट और उम्र बढ़ने के परिणामों की तुलना में भारत के अवसर को देखा जाना चाहिए। ठीक है, बाकी देशों के कंपैरिजन में जो भारत की कार्यशील जनसंख्या वो अधिक है। ठीक है, तो इसी वजह से भारत की जो बढ़ती जनसंख्या है इसको एक संभावना के तौर पे ले रहे हैं, ना कि एक डिजास्टर के तौर पे ले रहे हैं। आगे देखो, उनमें से अधिकांश जन्म दर में सुधार के लिए जन्म पूर्व नीतियों को लागू कर रहे हैं। हालांकि इन कार्यवाहियों को काफ़ी हद तक अप्रभावी दिखाया गया है। एक बार जब प्रजनन क्षमता कम हो जाती है तो इसे उलटना मुश्किल हो जाता है। आगे देखो, इस संदर्भ में भारत में अपेक्षाकृत सस्ते कार्यबल के कारण कम निर्माण लागत के साथ उत्पादन और खपत दोनों के लिए एक विश्वव्यापी बाजार बनाने की क्षमता है। भारत के आईआईटी क्षेत्र में बहुत स्पष्ट है। ठीक है, जो भारत की कार्यशील जनसंख्या है, भारत का जो आईटी सेक्टर है उसमें काफ़ी चांसेस है जॉब पाने के। तो जो भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, कार्यबल वाली जो श्रेणी है ना, उनको काफ़ी सारे रोजगार मिल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अवसर और लागत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर अवसर को आप लोग को क्रिएट करना है तो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लोगों से लाभ चाहिए तो उनको नौकरी देनी पड़ेगी। एक होता है ना, कर्मचारी अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ के अगर मालिक कर्मचारी को हैप्पी नहीं रख पाते, उनको सही टाइम पे उनकी सैलरी नहीं दे पाते, तो ये मतलब होता है ना, बैलेंस नहीं बन पाता कर्मचारी जो जॉब कर रहे हैं उनमें और मालिक में। एक कंपनी के मालिक को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तब होता है जो वो अपने
एम्प्लॉय को हैप्पी रखे। अगर एम्प्लॉय ठीक रहेगा तो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से है। आगे देखो, कामकाजी उम्र की आबादी के एक बड़े हिस्से के रूप में उपलब्ध जनसंख्यिकी अवसर में 2061 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी को अतिरिक्त 43% तक बढ़ने की क्षमता है, बशर्ते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सक्षम वातावरण अनुकूल हो। 2061 में क्या है, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है 43% बढ़ सकती है, लेकिन शर्त भी क्या है कि उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो वातावरण है ना, वो उसके अनुकूल हो। अब देखो, वहीं प्रजनन दर 1.8 से कम होना भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं हो सकता। इसीलिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण विधियों से जबरन जनसंख्या की उम्र बढ़ाने की जोखिम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाता है। यहाँ समझ गए आप लोग? आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन और आर्थिक नुकसान की तुलना में जो अधिक नुकसान पहुंचा रहा है वह है अदृश्य और अस्थिर उत्पादन, खपत, असमान वितरण, दृश्यमान जनसंख्या आकार से अधिक। ठीक है, अदृश्य चीज़ें, अस्थिर उत्पादन है, खपत है, जो असमान चीज़ों का, संसाधनों का असमान वितरण है, ये क्या कर रहा है, जलवायु परिवर्तन आर्थिक जो नुकसान हो रहा है उसको ज़्यादा पहुंचा रहा है। आगे देखो, निष्कर्ष के तौर पे ये हमारी जनसंख्या है प्यारी सी देखो निष्कर्ष देखो, देश को ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो एक सक्षम वातावरण का समर्थन करती है, जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल, सम्मानजनक रोजगार के अवसर, अच्छा बुनियादी ढांचा, लैंगिक सशक्तिकरण प्रदान कर सके। यदि भारत इससे कम पड़ता है तो इसका जनसांख्यिकी लाभांश एक जनसांख्यिकी आपदा बन सकती है। सॉरी, ये 2 बारी हो गया, बन सकती है। ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि अगर एक समग्र नीति नहीं है भारत के पास, ठीक है, एक स्वच्छ वातावरण नहीं है भारत के पास, ठीक है, स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल नहीं है, सम्मान पूर्वक रोजगार के अवसर नहीं है, बेसिक नीड्स जो फुलफिल होते हैं लोग के, अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, जेंडर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं अगर रहेंगे तो क्या होगा, जो भारत की बढ़ रही जनसंख्या है ना, वो बोझ बन जाएगी। और यही चीज़ें अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वही जो जनसंख्या है वो एक अच्छी खासी संभावनाओं में बढ़ के सामने आएगी और हमारा देश तरक्की पे आगे होगा। ठीक है। सो होपफुली कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू सो मच। एंड MPS 002 की जल्दी मैं वीडियो डाल दूँगी, डोंट वरी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस